नमस्कार, मैं संजीत और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, भारत में किन किन नए नए राजवंशों का उदय हुआ और किन परिस्थितियों में भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो बदलती चली गई। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और उन चीज़ों को टटोलने की कोशिश करते हैं जो मौर्योत्तर काल के बाद की स्थिति थी, है ना। मौर्योत्तर काल, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि मौर्यों के बाद कि भारत की एक्चुअल स्थिति जो थी वो एक्चुअल में क्या थी। तो हम लोग यदि समझते हैं तो एक एक करके यदि हम लोग मगध की बात करें तो मगध के बारे में यदि आपको पहले से जानकारी होगा कि मगध जिसका मुख्य केंद्र जो था वो बिहार यानी कि आपका पाटलिपुत्र राजगीर का जो क्षेत्र था, यहाँ से लगभग समस्त भारत पे उसकी शासन व्यवस्था चल रही थी। साथ ही साथ वर्तमान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी क्षेत्रों पे भी मगध वंश का शासन चल रहा था। परंतु जैसे जैसे मगध का पतन होना प्रारंभ हुआ वैसे वैसे इन सभी क्षेत्रों पर से इनका नियंत्रण जो था वो धीरे धीरे जो है वो छूटते चला गया। तो जब मगध का अंत हुआ तो आप सबों को पता होगा कि मगध का वंश का जो अंत हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? शुंग वंश के द्वारा, है ना। शुंग वंश का ही एक सेनापति जिसको हम कह सकते पुष्यमित्र शुंग जिसका नाम था, उसने मगध वंश का अंत करके उसने एक नया वंश की स्थापना की थी। यानी मगध का अंत होने के बाद यानी कि मौर्यों का अंत होने के बाद भारत में जो मगध में पहला जो राजवंश का उदय हुआ वो कौन था? तो शुंग वंश था, है ना। इसी तरह से भारत के अन्य क्षेत्रों में भी अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मगध में कौन सा? शुंग वंश, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप यदि देखोगे तो यहाँ पे किसका शासन स्टार्ट होता है? आंध्र सातवाहन वंश का। यानी यहाँ पे शासन स्टार्ट होता है किसका? आंध्र सातवाहनों का यहाँ पे शासन होता है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम लोग मालवा का क्षेत्र यदि देखें तो यहाँ पे वाकाटक वंश का, यहाँ पे वाकाटक वंश की स्थापना होती है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखें केरल, है ना, उड़ीसा की यदि हम यहाँ पे बात करें तो ओडिशा में भी यहाँ पे बहुत ही चर्चित राजवंश जिसको आप चेदी वंश के नाम से जानते हैं, जिसका प्रमुख शासक कौन था? खारवेल, है ना। तो चेदी वंश की यहाँ पे स्थापना होती है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि कल तक जो मगध एकीकृत था, एक टुकड़ों में एक भाग में पूरी तरह से वो समायोजित था, यूनाइटेड था, वो धीरे धीरे मगध का जैसे जैसे डिक्लाइनेशन होते गया, मगध का अंत होते चला गया, वैसे वैसे मगध कमजोर होने के बाद नए नए राजवंशों का यहाँ पे उदय होते चला गया। यहाँ पर आप केरल में देखोगे तो केरल में क्या है? चेर वंश। इसी प्रकार से यहाँ तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देखोगे कि चोल वंश और पांड्य वंश का यहाँ पर उदय होता है। चोल और पांड्य का यहाँ पर उदय होता है ना। चोल और पांड्यों का यहाँ पर उदय होता है, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर हम कौन सा वंश कहते हैं? संगम वंश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये तो हो गया कि भारत की सीमा के भीतर यानी कि देशी नए नए क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग उत्तर भारत की यदि हम लोग बात करें, अब हम लोग यदि उत्तर भारत की ओर यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी नए नए विदेशी आक्रमणकारियों का यहाँ पर प्रभाव पढ़ते चला जाता है। और इनमें सबसे पहला जो है वो स्टार्टिंग यानी वो 190 बीसी का आसपास का यदि हम यहाँ पे क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे किन किन का आक्रमण होता है? तो सबसे पहले हिंद यवन का आक्रमण होता है।
उसके बाद सबसे पहले हिंद यवन का, फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे शकों का आक्रमण होता है, उन लोगों ने अपने यहाँ पे सत्ता स्थापित करती है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो पहलव वंश की स्थापना यहाँ पे होती है, और अंततः यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे शासन व्यवस्था किसकी प्रारंभ होती है, कुषाणों की। यानी कि ये सारे जो विदेशी लोग हैं, इन लोगों का भी इन क्षेत्रों पर प्रभाव जो है वो बढ़ते चला जाता है। हालांकि इनका जो मुख्य क्षेत्र जिसको आज हम अफगानिस्तान कहते हैं, पहले बैक्ट्रिया के नाम से ये क्षेत्र जो थी वो चर्चित थी, है ना, बैक्ट्रिया के नाम से। तो इन्हीं क्षेत्रों से इन लोगों का आक्रमण स्टार्ट होता है, और भारत के जो खास करके उत्तर और पश्चिम का जो एरिया है वो इनके अधीन आ जाता है, और यहाँ पे वे एक मजबूत शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं ना। तो इन हिंद यवनों की यदि हम बात करें तो हिंद यवन में सबसे पहला जो आए हैं हिंद यवन शासकों की हम यदि बात करें तो हिंद यवन को भी हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है डेमेट्रियस, एक सबसे पहला कौन है, डेमेट्रियस वंश, और दूसरा है यूक्रेटाइट्स वंश, है ना। ये दो वंशों के रूप में, यानी हिंद यवन के हम दो ब्रांचेज कह सकते हैं, एक है डेमेट्रियस और दूसरा क्या है, यूक्रेटाइट्स। डेमेट्रियस में डेमेट्रियस प्रथम जो है, डेमेट्रियस प्रथम कह सकते हैं, ये इसका पहला आक्रमणकारी था, है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल से फिर पढ़ेंगे, परंतु इसका सबसे प्रभावशाली शासक जो हुआ था वो कौन था, मिनांडर। आपको पहले से भी ये छोटी मोटी जानकारी होगी, है ना। डेमेट्रियस वंश की पहला जो शासक था वो डेमेट्रियस प्रथम था, लेकिन इसका यदि हम शक्तिशाली शासक के बारे में बात करें तो वो कौन था, मिनांडर था। ठीक इसी प्रकार से यूक्रेटाइट्स वंश की यदि हम बात करें तो फिर से यूक्रेटाइट्स जो था वो इसका पहला आक्रमणकारी इस वंश का, लेकिन एंटियालकिड्स जो था वो इसका सबसे प्रभावशाली शासक था, यानी इस डायनेस्टी का सबसे मजबूत शासक था। इन सब दोनों के बारे में हम लोग आगे डिटेल के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि हिंद यवन कौन थे, कैसे आए इंडिया, और इंडिया में इनके कौन कौन से ब्रांचेस थे, इसके बारे में हम लोग अब बात करने जाएंगे, है ना। तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हिंद यवन को हम लोग दो ब्रांचेज में बांटे थे, है ना। सबसे पहला क्या था, डेमेट्रियस डायनेस्टी हम कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो क्या था, यूक्रेटाइट्स डायनेस्टी, है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो कौन है, यानी कि डेमेट्रियस वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि 183 बीसी यानी 183 बीसी के आसपास ये जो आप अफगानिस्तान देख रहे हैं, यानी कि बैक्ट्रिया देख रहे हैं, इसी क्षेत्र से इनका जो है वो आगमन होता है, किसका, डेमेट्रियस प्रथम का वो भारत पे अटैक होता है। डेमेट्रियस प्रथम ये भारत हमारा आते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। और जब ये आएगा तो ये जाहिर सी बात है कि ये कुछ क्षेत्रों को ये क्या करेगा, विजित करेगा, यानी कि जीतेगा। तो ये जो पंजाब के प्रांत का जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पंजाब है, हालांकि उस समय एकीकृत पंजाब था, एक पंजाब आज पाकिस्तान में भी है। तो इसी पंजाब के आसपास के क्षेत्रों को इसने क्या किया था, विजित किया था, यानी कि जीता था। कौन, डेमेट्रियस प्रथम जो था वो जीता था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये जीतेगा तो ये अपना कोई राजधानी भी बनाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो वो कौन थी, साकल। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे साकल समझ में ना आए, तो साकल यानी कि सियालकोट। साकल मतलब कौन सा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं कि सियालकोट। सियालकोट कहाँ पे है, तो पंजाब प्रांत में है ना।
पंजाब प्रांत, लेकिन ये हिंदुस्तान वाले पंजाब प्रांत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उस क्षेत्र में इसने अपनी राजधानी यानी साकल यानी कि सियालकोट को इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेमेट्रियस प्रथम के बारे में बहुत कुछ जानना नहीं है। ठीक है, अब इसी डायनेस्टी के एक दूसरे शासक के बारे में अब हम लोग यदि बात करें तो उसका नाम क्या है, मिनांडर, है ना। मिनांडर के बारे में जैसे कि अभी हम बतला रहे थे कि इस डीडी डायनेस्टी का यानी कि डेमेट्रियस डायनेस्टी का ये क्या था, सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली जो था वो शासक कौन था, प्रभावशाली शासक की यदि बात करें तो वो कौन था, मिनांडर था। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि डेमेट्रियस जो था मिनांडर जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो राजधानी परिवर्तन इसने नहीं किया और इसने भी सियालकोट को ही यानी साकल को ही अपना राजधानी बनाए रखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जानना होगा कि इसका जो क्षेत्र जो था वो डेमेट्रियस से ज़्यादा वृहद क्षेत्र होगा। और अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि ये मिनांडर जो था वो प्रभावशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था, है ना। तो यदि हम लोग देखेंगे एक एक करके तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है। ये क्या है, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। तो इसका शासन जो है वो इस क्षेत्र तक भी माना जाता है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र तक भी इसका शासन माना जाता है। यूपी में उत्तर प्रदेश में एक जगह है रे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूपी है ना अपना, तो यूपी में एक जगह है रे। ठीक है, यहाँ पर भी इसके शासन का प्रमाण मिलता है क्योंकि यहाँ रे से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अभिलेख की प्राप्ति हुई है। किसकी अभिलेख की प्राप्ति हुई है, मिनांडर के अभिलेख की यहाँ से प्राप्ति हुई है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो यहाँ पर गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है, भरूच, जिसको भड़ौच के नाम से भी जानते हैं, है ना। और एक बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस से हम लोगों को जानकारी मिलता है कि इस भरूच में मिनांडर के सिक्के जो है वो खूब चलते थे। मिनांडर के सिक्के जो थे वो यहाँ पर बहुत प्रचलित थे। यानी इससे ये भी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्या लगाया जा सकता है भाई, कि मिनांडर का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा था। यानी अब हम इसकी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पंजाब प्रांत है और इसी में इसकी राजधानी, तो ये राजधानी वाली क्षेत्र हो गई। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये इसका पूरा ये क्षेत्र है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो भरूच भी इसमें इंक्लूड है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। साथ ही साथ अभी हम लोग देख रहे थे कि यूपी का जो ये रेह का इलाका है, इन सभी क्षेत्रों पर भी मिनांडर का प्रभाव था, है ना। बौद्ध ग्रंथ की यदि हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ का एक नाम है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। आइए जरा इसके ऊपर भी हम लोग बात करें। मिलिंद पन्हो नाम का एक ग्रंथ है और इसके बारे में आप बौद्ध धर्म में भी काफ़ी पढ़े होंगे। मिलिंद पन्हो की रचना जो है, मिलिंद पन्हो की रचनाकार की यदि हम बात करें तो इसका रचनाकार कौन है, नागसेन। इसके रचनाकार कौन है, नागसेन, है ना। और ये कौन सी भाषा में, यानी मिलिंद पन्हो की यदि हम भाषा की यदि बात करें तो इसकी भाषा क्या है, पाली भाषा, है ना। पाली भाषा, इसमें क्या बतलाया गया है कि इसमें नागसेन, ठीक है, नागसेन और आपका मिनांडर के बीच में, नागसेन और मिनांडर के बीच में, दोनों के बीच में क्या होती है, डिबेट होता है। ठीक है, और इस डिबेट का क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, इसका रिजल्ट हुआ कि मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है।
यानी बौद्ध धर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी बुद्धिज्म बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं जो मिनांडर जो था वो जो मध्य एशिया यानी कि अब बैक्ट्रिया के क्षेत्र से आया था, वो हमारे बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि हिंद यवनों के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग यूक्रेटाइड्स वंश के बारे में देखेंगे। थैंक